हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये हमारा चैप्टर 1 ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 है। तो इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशन का फॉर्मूला स्टडी करेंगे और उसका डेरिवेशन कैसे आया उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो हमें आज सीखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले तो जान लेते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। चलो इसको पढ़ते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to square of distance between them। तो क्या बोल रहा है ये? तो ये लॉ हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, कोई भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और वो फोर्स किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है? तो कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है और ये चौक है। अब ये चौक और हाथ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये चौक इस हाथ को इस तरफ खींच रहा है, वैसे ही मेरा हाथ इस चौक को इस तरफ खींच रहा है। इस तरह से ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहे हैं। यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें ले लो, आप समझ लो अर्थ और सन, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? तो ये जो फोर्स है ये डिपेंड करेगा इनके मासेस पे। इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज, और ये किस पर डिपेंड करेगा, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो चलिए इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो ये फोर्स जो लग रहा है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? जो भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके मासेस के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे मैंने लिख दिया m1 मान लो पहले ऑब्जेक्ट का मास है, m2 मान लो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। तो इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस से प्रोपोर्शनल है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो ये फॉर्मूला आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 इंटू m2 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे r क्या कहलाएगा, ये r क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है। अभी अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो हम क्या पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो F इक्वल्स टू, ये जो है हमने कांस्टेंट की तरह डाला है, G हमने एज अ कांस्टेंट डाला है। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू G, ये सेम फॉर्मूला लिख रहे हैं हम फिर m1 m2 बाय r स्क्वायर, m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे m1 और m2 क्या है, तो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच का फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं उनका ये मास है, और r क्या है, उनके बीच का सेपरेशन है। अभी यहाँ पे g की जो वैल्यू है, ये g की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया। कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश की। जब मास, दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर रख दिया, तो फोर्स की वैल्यू तब जाके g के बराबर है। तो वहां पे उन्होंने कैलकुलेशन में उन्हें ये पता चला कि g की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इतनी वैल्यू उसकी आएगी। और उसका यूनिट क्या होगा, g की जो वैल्यू हमने बताया 6.67 इंटू 10⁻11, उसका यूनिट क्या होगा, तो उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया तो क्या होगा, डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया तो क्या होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है क्या, नहीं, मेरा फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहां पे ये चीज को डबल कर दूं तो इसके स्क्वायर से फोर्स घटेगा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस मैं डबल कर दूं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। या फिर अगर मैं यूं सोच लो कि अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दूं, ट्रिपल कर दूं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया, तो फोर्स कितना कम हो जाएगा, तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें ये बेसिक चीज समझनी है कि डिस्टेंस को डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स करने से क्या होगा, तो उसके स्क्वायर से फोर्स कम होगा। डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दो,
फोर्स क्या होगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा। और दूसरा सवाल, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी एग्जैक्टली। तो जैसे अभी ये जो एक्चुअल जो लॉ है ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए। छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे मैंने कह दिया ये नंबर 1 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, 1 वाला ऑब्जेक्ट 2 को खुद की तरफ मतलब इस तरफ इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, वैसे ही 2 वाला ऑब्जेक्ट भी 1 को खुद की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से खींच रहा होगा। इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए। पर मान लो मेरे पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मेरे पास कुछ इस तरह से क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है और ये किस तरह से फोर्स लगाएगा एक स्फीयर पे। अगर ऐसे रैंडम ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। फिलहाल क्लास 10th के लिए सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब क्या, अगर ये स्फीयर है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन सा होगा, तो यहाँ पे सेंटर होगा स्फीयर का। तो ये स्फीयर जो है इस क्यूब को किधर खींचने की कोशिश करेगा, पूरा का पूरा इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से यहां हमें यह बताना है कि इस केस में भी जैसे ये स्फीयर को ये क्यूब किस तरफ खींचेगा, तो इसका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उस तरफ इस स्फीयर को खिंचाव महसूस होगा। तो दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को पुल करते हैं, किस तरफ पुल करते हैं, तो खुद के सेंटर ऑफ मास की तरफ पुल करते हैं। यहाँ पे स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास या फिर किसी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना आसान हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप सोचोगे कि मान लो कि ये अर्थ है और ये सन है, तो अर्थ को सन जो है क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। पर किस तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो पूरी अर्थ पे जो फोर्स होगा ना वो सन के सेंटर ऑफ मास की तरफ लग रहा होगा। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका डेरिवेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कैसे आया, उसको हम स्टडी करते हैं। चलिए तो जान लेते हैं कि न्यूटन ने जो भी लॉ बनाया था फोर्स इक्वल्स टू G(m1m2) बाय r स्क्वायर, ये लॉ जो एस्टेब्लिश किया था उस लॉ में उन्होंने r का स्क्वायर ही क्यों लिया था, ये एक लॉजिक हम यहाँ पे समझ लेते हैं। उसी से रिलेटेड टेक्स्ट बुक में सवाल है, व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर लॉ इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ ही क्यों इस्तेमाल किया, r⁻³ क्यों नहीं लिया, r⁴ क्यों नहीं लिया, उसका लॉजिक जान लेते हैं। तो वो लॉजिक को समझने के लिए यहाँ पे हमें 3 बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो 3 बेसिक फॉर्मूला में से पहला है फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। ये फॉर्मूला जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे सन है और प्लैनेट कुछ इस तरह से सर्कल कर रहे हैं, तो ये प्लैनेट सर्कल क्यों कर रहा है सन के अराउंड, क्योंकि सन कंटिन्यूअसली उस पर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स किस तरफ लग रहा है, तो मान लो कुछ यहाँ पे प्लैनेट है तो फोर्स इस तरफ लग रहा है। कहाँ पे, तो ये पाथ का क्या है, ये सेंटर है, सेंटर की तरफ लग रहा है। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा था। अब मान लो कि ये प्लैनेट का मास कुछ m है और यहाँ पे उसकी स्पीड, वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड। स्पीड मान लो यहाँ पे कुछ उसकी v स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है, प्लैनेट चल रहा है। कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, तो उस पर फोर्स कितना लगा रहा होगा सन, तो वही ये फॉर्मूला है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू mv²/r, ये उसका फॉर्मूला है। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस प्लैनेट की हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो। जैसे मान लो सन से प्लैनेट तक का डिस्टेंस कुछ r दे रखा है और हमें दे रखा है कि एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसको जितना भी टाइम लग रहा है जिसको हम पीरियड कहते हैं और उसको t से डिनोट करेंगे। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है, हम अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं कि ये सन के अराउंड सर्कल में घूम रहा है। और दूसरा क्या मुझे पता है कि यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल T इतना टाइम लग रहा है। जैसे अर्थ के लिए 365.25 डेज इतना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर ये इंफॉर्मेशन है तो उसकी स्पीड कितनी होगी वो निकालेंगे। तो हमें स्पीड का बेसिक फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर करना है, उसको एक पूरा सर्कल इतना डिस्टेंस कवर करना है और रिक्वायर्ड टाइम कितना है उसके लिए, t टाइम है।
तो यहाँ पे मैं स्पीड का फॉर्मूला लिख दूंगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस जिसका मतलब सर्कमफेरेंस हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। इतना डिस्टेंस 2πr हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2πr लिख दिया। और वक्त कितना लगना है एक सर्कल कंप्लीट करने में, तो t टाइम लग रहा है, तो t डिवाइड बाय t कर दिया। इसी फॉर्मूला का हमने यूज किया है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है वो कहां से आ रहा है, केपलर्स थर्ड लॉ से। वो कहता था कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट। उसी से ये लॉ आया है टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल्स टू के। अगर ये तीन फॉर्मूलेज अगर हमें पता है तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि न्यूटन ने किस तरह से ग्रेविटेशन का जो लॉ फाइंड किया था वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ही था। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेशन। तो यहाँ पे मुझे यूज करना है F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला है, और v की वैल्यू मुझे 2πr डिवाइड बाय t ये रखनी है। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 4π स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4π स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और ये एक r लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ये एक r जो कि पहले से था, ये एक r। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ गया 4m इंटू 4π स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय r इंटू t स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मुझे पता था t स्क्वायर बाय r क्यूब की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी कुछ उससे सिमिलर टर्म आ रही है क्या, तो यहाँ पे t स्क्वायर तो आ रहा है पर r क्यूब नहीं आ रहा है। तो r क्यूब लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी ऊपर क्या आ जाएगा m इंटू 4π स्क्वायर, r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा, तो r क्यूब डिवाइडेड बाय r इंटू r क्या हो जाएगा r स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने रख दिया t स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है r क्यूब बाय टी स्क्वायर। अभी हमें पता है टी स्क्वायर बाय r क्यूब कांस्टेंट है, तो r क्यूब बाय टी स्क्वायर इसकी भी वैल्यू क्या होगी, एक नया कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू 1/k होगी, कुछ इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये सारी वैल्यू 4 ये एक कांस्टेंट है, m ये एक कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, r क्यूब बाय टी स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब सारी के सारी वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आ रहे। तो फोर्स जो है मेरा, फोर्स के फॉर्मूला में सारे कांस्टेंट आ रहे हैं और बाकी बच क्या रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इससे न्यूटन ने ये फाइंड किया कि इस तरह से फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये पूरा डिराइव किया कि न्यूटन ने कैसे फाइंड किया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशन का जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया है, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल का फोर्स का बेसिक फॉर्मूला था G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो उन्होंने ये r स्क्वायर कैसे आता है, इतना छोटा सा पार्ट हमने डेरिवेशन के थ्रू यहाँ पे पढ़ लिया। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आगे ग्रेविटेशन का कुछ और एप्लीकेशन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जहां पे g की वैल्यू से रिलेटेड कुछ चीजें हम स्टडी करेंगे।